हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है। और अभी काफ़ी मतलब पहले ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान का इलाका है पंजगूर। अ, आप लोगों को अगर याद हो तो 2023 के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा हमला भी वहाँ पे हुआ था एफसी कैंप के ऊपर। और ये वो इलाका है, वहाँ पे उन्होंने मिसाइल फायर की और ड्रोन अटैक किया था। उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया और एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को अपने-अपने कैपिटल से निकाला। तेहरान ने भी हमारा एम्बेसडर निकाल दिया और जो कैपिटल इस्लामाबाद में उनके एम्बेसडर थे, उनको भी कहा गया। वो तो वैसे तेहरान में मौजूद थे, तो उनको कहा गया कि आप ना आएँ। क्या हुआ ऐसा कि ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन क्रिएट हुई? अगर टेररिज़्म है तो ये एक बड़ा क्रिटिकल इश्यू है सबके लिए, दर्द-सर बना हुआ है। अफ़गानिस्तान के लिए शायद कुछ और तरह से होगा, ईरान के लिए कुछ और, पाकिस्तान के लिए कुछ और, हिंदुस्तान के लिए। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसको वावेला किया इस चीज़ का। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हुई, क्या मजबूरियाँ हुई कि उन्होंने पहले पाकिस्तान में अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने उसके तकरीबन विदिन 24 आवर जवाब दिया और वहाँ पे मिसाइल भी फायर किए। कुछ खबरें ये आ रही कि जेफ-17 का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन इसका एंड क्या होगा? क्या इससे मज़ीद हालात ख़राब होंगे या आप दोनों जो है वो ठंडे हो जाएँगे? इसके ऊपर आज बात करेंगे और साथ में इस इश्यू के साथ जुड़ा हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और इत्तेफ़ाक है कि 15 और 16 जनवरी को डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान आए थे। तो कुछ लोग उससे जोड़ रहे हैं। क्या हकीकत है? मैं तो अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि मैंने कहा कि वो क्या जेब में मिसाइल लेके आए थे कि इनको दे दिए थे कि आप ये चला लें पाकिस्तान के ऊपर? लेकिन खैर एनीवे, हर एंगल को देखना पड़ता है और किसी की अपनी-अपनी वो है, सोच है। उस पे हम ये नहीं कहते कि अगर किसी ने ये कह दिया तो गलत कह दिया या अगर ये नहीं कहा तो सही कहा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप सबके जाने-पहचाने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, खैर रागली आपको और आपके सभी दर्शकों को। बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा, यू। डॉक्टर साहब वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप जो मतलब जियोपॉलिटिक्स है, इन चीज़ों को और मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन आपने देखे हैं, देख भी रहे हैं, मॉनिटर करते हैं, बात भी करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान छोटी-मोटी चीज़ें तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी होती है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी होती है, ईरान पाकिस्तान के दरमियान। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन इस लार्ज स्केल का इस मिसाइल्स का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल ये पहली दफ़ा हुआ है। इसके ऊपर मैंने पूरा पता किया है। ऐसा कोई इससे पहले इस किस्म का इंसिडेंट कहें आप या जो भी कहें इसको, इस किस्म की चीज़ नहीं हुई और बाकायदा उनके ऑफ़िशियल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ से उसको बताया गया कि हाँ, हमने ये चीज़ की है और हम कुछ टेररिस्ट ग्रुप थे, उनको निशाना बनाना चाहते थे, हमने ये बनाया। सर, फिर इससे इस रीजन में इंडिया बहुत अरसे से क्लेम करता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो ये तो एक अजीब किस्म की गुमसान की लड़ाई नहीं हो जाएगी, जंग नहीं हो जाएगी? देखिए फकर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपने यूज किया, जियो पॉलिटिक्स। सब ये शब्द सुन के बहुत से लोग सोचते हैं यार बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। ये है नहीं, उतना कॉम्प्लेक्स है, बड़ा इजी। जी, जियो समझ लेते हैं। जियो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया, ये है जियो। राइट, ठीक है राइट, ना? अब पॉलिटिक्स समझना रह गया इस इलाके में। ओके। ठीक। तो इस एरिया की पॉलिटिक्स का जो धुरी है, वो धुरी है इस्लाम। ठीक। ओके, इसमें तो कोई वो नहीं। और दूसरी धुरी जो है वो है नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, ठीक। कोई भी गवर्नमेंट इस इलाके में इंडिया को छोड़ के स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ओके, दुनिया भर की स्टैब्लिश्ड स्टडीज हैं कि दो डेमोक्रेसीज वॉर पे सेल्डम जाती हैं, बहुत कम रेट होता है ओके, जब डेमोक्रेसीज आपस में लड़ रही हो। अगर हम अभी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट का स्टडी कर ले, आज की डेट में जो जियो पॉलिटिक्स में घटनाएं हो रही हैं, जिसको कि हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, वो एक है यूरोप में, रशिया यूक्रेन, और दूसरा है वेस्ट एशिया में। पूरा का पूरा ये एरिया अभी बेसिकली इसराइल और हमास कहना चाहें तो आप जी, कह लें। राइट, ठीक है, इसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट कहीं नहीं चल रहा है जो मुझे अभी समझ में आ रहा हो। कहीं चल रहा हो मैं मिस कर दूं तो बात अलग है। ठीक है ना?
तो क्या रीजन है कि ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, यहाँ पे इतनी अशांति है? राइट। पहले इसके इसके कई लेयर है, इनको हिस्सों में समझते हैं। पहले समझते हैं ईरान पाकिस्तान के रिलेशनशिप, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप, और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है ना? राइट। इस सही। पूरी कॉन्फ्लिक्ट का सेंट्रल प्लेयर है नॉन स्टेट, और इस ठीक। पूरी कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट जो है वो सारी की सारी डेमोक्रेसीज है। ठीक है ना? राइट। और जितने नॉन स्टेट है वो बेसिकली, अब इनको आप अगर डेमोक्रेसी कह लें, मैं सीरिया को डेमोक्रेसी तो कहूंगा नहीं, मैं हमास को भी, पैलेस्टाइन को भी डेमोक्रेसी उस सेंस में नहीं कहूंगा, और ना ही मैं ईरान को डेमोक्रेसी कहूंगा। ठीक जी। है ना? अब इसके ये देखते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि एज अ लॉयर मैं ये जो भी हो रहा है वेस्ट एशिया में, इसको वॉर नहीं कह सकता। ओके। वो मैं इसको टेररिस्ट ऑपरेशन कह सकता हूं, मैं इसको नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कह सकता हूं। मतलब इसकी क्लासिफिकेशन टफ है। वो ओके। क्यों है ये आप जान लीजिए। जेनेवा कन्वेंशन के अंदर में फखर भाई, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन जब आप किसी के ऊपर लगाते हैं तो उसको लगाने के पहले ये प्रूव करना पड़ता है कि ये कन्वेंशन अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना? और जी। उसकी कंडीशन है कि जेनेवा कन्वेंशन तभी लगेगा फकर भाई, जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो। जी। यदि कोई ऐसी लड़ाई जिसमें एक पार्टी देश नहीं है, यानी स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट है, जेनेवा कन्वेंशन का एप्लीकेशन नहीं लगता, बारिंग आर्टिकल 3, वो बहुत कन्वेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, यानी जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई ही नहीं होगा। इन सारे के बीच में जेनेवा कन्वेंशन कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है ऑफ इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। उसका रीजन यह है कि ये वॉर कहीं नहीं हो रहा। ठीक है ना? ये एक बड़ी अजीब सी जो जो लॉयर्स है उनके लिए सिचुएशन है कि हाउ टू एक्सप्लेन दीज फिनोमेना। ओके। ये टेररिस्ट ऑपरेशन है, ये टारगेटेड किलिंग है, ये असैसिनेशन है, ये नॉन इंटरनेशनल ऑन कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है? ये बहुत टफ है। क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन से नहीं लड़ रहा है, इजराइल हमास से लड़ रहा है। जी। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, ईरान ने जैश अदल के ऊपर अटैक किया। जी। तो अब क्वेश्चन ये कि जब ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का सिरा जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स पे बन रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स इस इलाके में क्यों है? ओके। क्यों इतने ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स बन रहे हैं? क्योंकि आपने भी जिनके ऊपर अटैक किया वो सो कॉल्ड बलोच लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड लोग थे, जिनको कि आपने जाकर के ईरान की टेरिटरी सियास्तान वाले इलाके में जाके अटैक किया है। जी। ठीक है ना? उसका रिस्पांस बलोच लिबरेशन आर्मी ने दे दिया कि आपको उसकी कीमत भुगतनी हाँ, प्रेस पड़ेगी, रिलीज आया बिल्कुल उनका, मैंने पढ़ा। कि आप इन लोगों को मारे हो। तो हम बाकी कंट्रीज का छोड़े, आप पाकिस्तान को देखें। जी। पाकिस्तान लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर फंस चुका है। ठीक है ना? ओके। पाकिस्तान ने हर वो खेल जो हिंदुस्तान के साथ खेला, वही खेल उनके साथ हो रहा है। टीटीपी की कॉन्फ्लिक्ट समझ लेते हैं क्या? टीटीपी, अब पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान के लोग हैं जो हमारे यहाँ आते हैं और अटैक करते हैं, और अफगानिस्तान से कहता है कि इनके ऊपर एक्शन लो, नहीं लोगे तो हम जाके एक्शन लेंगे। यही जी। काम हम कहते थे कि हमारे यहाँ तुम्हारे लश्कर के लोग आते हैं, आप इन पे अटैक कीजिए, नहीं अगर करेंगे तो हमको लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान कहता था ये हमारे लोग नहीं है, ये आपके लोग हैं। सेम आर्गुमेंट अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी हमारे लोग नहीं है, टीटीपी आपके लोग हैं, आपको एक्शन लेना है, हमारे अफगानी नहीं है एक बीच में। जी। ठीक है ना? यही बात तो अफगानिस्तान कह रहा है कि नन ऑफ देम आर अफगानीज, दे आर बेसिकली दी पश्तून ख्वा इलाके के होंगे या नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके के, मगर अफगान नहीं है। ये उनका आर्गुमेंट है। तो जी। पॉइंट ये है कि क्या ये लड़ाई क्या इसको हम लड़ाई कहें? आंसर है ये लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी के, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में ईरान की आर्मी पे क्यों नहीं अटैक किया? इंडिया ने जब बालाकोट में अटैक किया था, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया था। यही बात हमारे भी उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे या जो भी वो पोर्ट्स था, उन्होंने आके कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला करा है। वी हैव ओनली अटैक्ड ऑन टेररिस्ट प्लेसेस, नॉट ऑन दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी रावलपिंडी पे, जीएचक्यू पे, कोटा पे, या जहां भी आपकी जो आर्म फोर्सेस है वहां नहीं हमला किया, हमने टेररिस्ट को मारा है। ये एक इंटरनेशनल लॉ या आप कह ले लॉ के बीच का वैक्यूम है, जो सारे के सारे देश इसको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का फिनोमिना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की स्टेट का टोटल आर्ग्यूमेंट यह है कि हम तो कुछ नहीं करते, नॉन स्टेट एक्टर्स ही करते हैं जो भी। और मैं आपको फकर भाई एज अ लॉयर एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट बताऊं
कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टेट एक्टर ही बनाता है, स्टेट वो बनाता नहीं, इसीलिए आपकी स्टेट कमजोर है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका एक मजलिस शुरा है, मजलिस शुरा का काम है लॉ बनाना, ठीक है ना, पार्लियामेंट है वो एक तरीके का, इट्स जॉब इज टू मेक लॉ। उसके बाद आप क्या है कि इस्लामिक काउंसिल जो ये देखेगी कि मजलिस शुरा जो लॉ बनाई है वो इस्लामियात के अंदर में आती है कि नहीं आती। अब आप एक बात बताइए, मैं कुरान और शरिया को अच्छे से जानता हूं और मैंने कहा कि भैया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, मैं तुम्हारे मैटर्स को सॉल्व करूंगा, मैं अपने आप में एक स्टेट हूं। जैसे अदल जो है वो कह रहा है इंसाफ, जैसे इंसाफ हुआ ना, इसका मतलब कि आर्मी ऑफ जस्टिस, उनका स्टाफ जस्ट अलग है। आपके यहाँ पे लाल मस्जिद की घटनाएं होती हैं तो आर्मी भेजनी पड़ती है, क्योंकि हर आदमी ने जहां जिसने 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली वो एक गवर्नमेंट है, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट तो दुनिया की सबसे वीक है, आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गन्स हैं वो वीकेस्ट हैं। पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि और अब तो कोर्ट की भी नहीं है। इमरान खान के साहब के मैटर में तो हमने देखा लोग कोर्ट के अंदर घुस गए कि भाई ये डिसीजन हम नहीं मानेंगे, कोर्ट कह रहा है कि चुनाव करवा लो, चुनाव नहीं हो रहे। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का ये फिनोमिना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जिस तरीके से देश को चलाना चाह रहे हैं वो उस तरीके से, उस डबल स्टैंडर्ड से कंट्री नहीं चलेगी। और रही बात इस इलाके में जो वॉर हो रहा है उसका भी कारण यही है, दे आर नॉन डेमोक्रेसीज। और जब तक ये डेमोक्रेसी के पाथ पे नहीं जाएंगे, और डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसे नहीं आएगी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन डेमोक्रेटिक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट होने का फर्स्ट कंडीशन है रिलीजन का पॉलिटिक्स से सेपरेशन। ये नहीं कह रहे कि रिलीजन का एनहाइलेशन, रिलीजन रहेगा मगर पॉलिटिक्स में उसकी दखल शून्य होगी। पॉलिटिक्स में यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में से इस्लामिक काउंसिल आपको निकालना पड़ेगा, मजलिस शुरा आपकी सबसे बड़ी पावर बॉडी बनेगी। आप समझ रहे हैं? अच्छा, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन रिलीजियस गवर्नेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात कर लें तो कहीं ना कहीं सब ने रिलीजन को, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, मतलब अपने अपने हिसाब से वो किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान अपने तरीके से वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ तो 1970 के बाद जो है रेवोल्यूशन आया और हमने वहाँ पे, हालांकि एक अच्छा खासा मुल्क हुआ करता था ईरान के हवाले से, जब हम सुनते हैं बड़ा प्रॉस्पेरस किस्म का एक कंट्री था। ठीक है, वो उनका अपना एक मैटर है, वो उसको जिस तरीके से चलाना चाहते हैं चलाएं। लेकिन सर बात सारी ये है कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इराक के साथ रहा, अभी भी चल रहा है, सीरिया के साथ रहा, इजराइल के साथ वो कहते हैं हमारा है, सबके साथ चल रहा है। बट द थिंग इज कि अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने, मैं पाकिस्तान की जो चीजें होती है, बिल्कुल मैं उसका बड़ा सख्त क्रिटिक हूँ, वो कोई वो एस्टैब्लिशमेंट करती हो या पॉलिटिकल लोग करते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जो कुछ अभी हुआ, जो लोग इसको इंडिया के साथ भी कुछ लोगों ने जोड़ने की कोशिश की, उसमें थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा कि वाकई मतलब हिंदुस्तान ये चाहेगा या कोई भी कंट्री की इस रीजन के अंदर ऑलरेडी अफगानिस्तान की सूरत में 40-50 सालों से जंग देखी गई है, फिर ईरान इराक की जंग भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है, ईरान का इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट, सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट, ये चलता रहता है कि एक इस तरह की एक और चीज हो। और कोई लोग कहते हैं कि जी अब ये अमेरिका की जंग लड़ी जा रही है, ये भी लोग कह रहे हैं। नहीं, अमेरिका इस इलाके में जंग लड़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका सही। को ये पता है कि अमेरिका का एक इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, इजराइल, बस जी। इजराइल की सुरक्षा। ओके। वो उनको ये पता है कि अगर इस वेस्ट एशिया में स्पेशली अगर वो खाना जंगी करेंगे, जो गलती वो कर चुके हैं इराक में और जो वो गलती कर चुके हैं सीरिया में, ये दोनों जगह में ऐसा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और ऐसी भयानक फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आई आईएस के फॉर्म में कि लोगों की रूह कांप गई। ठीक है ना? वो ये करना नहीं चाहेंगे। सद्दाम हुसैन को आपने मार के क्या कर लिया, इराक आज तक स्टेबलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल। आपने सीरिया में मुदाखलत करके देख ली, आज तक स्टेबलाइज नहीं हुआ पूरा हिस्सा। आज भी वो जो नाम मैं भूल रहा हूं, जो उनके वो हैं अल बसद साहब, उनके बशारुल कंट्रोल असद। में, बशारुल बसद जो है उनके कंट्रोल में तो नहीं आया आज भी हिस्सा। बिल्कुल सही।
तो अमेरिका ने अपने हाथ जला चुके हैं, वो बहुत सीख चुके हैं, वो यहाँ पे इज़राइल की सुरक्षा ज़रूर चाहेंगे, मगर उसका तरीका उन्होंने निकाला था I-2U2, उसका तरीका उन्होंने निकाला था नॉर्थ साउथ वो कनेक्टिविटी वाली रोड और ऑल सब, वो मोहम्मद बिन सलमान के रोड पे चलने को तैयार थे, रादर देन की रिजीम चेंज। उनको ये समझ में आ चुका था कि जो एग्जिस्टिंग रिजीम है उसके साथ काम करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिका की जंग लड़ रहा है या अमेरिका अपनी जंग लड़वा रहा है। बिल्कुल ठीक। अमेरिका अमेरिका ने रेड सी में अपने बहरीन आया अमेरिका के साथ लड़ने भाई, ठीक है ना? तो रही बात ये कि ये जो इंडिया इंडिया के एस जयशंकर साहब गए, उन्होंने कहा कि भैया ज़रा दबा दो, इनको बता दो। ईरान इतना बेवकूफ तो नहीं है। बिल्कुल। पाक में काफ़ी कम संख्या होगी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कम संख्या भी काफ़ी नंबर में आती है। परसेंटेज अगर वो मान लीजिए 5% भी शिया हैं, 10% भी शिया हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर होगा। आप अगर जी, 24 करोड़ हो, तो 10% का मतलब 2.5 करोड़ शिया लोग हैं आपके यहाँ पे। बिल्कुल। दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो ईरान उनको डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेगा, ना ही ईरान किसी भी तरीके से पाकिस्तान में दुश्मनी चाहेगा। इस्लाम जो भी हो एक कोहेसिव फोर्स है दोनों के बीच में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को रोकने का। ऑल्दो वो अभी फेल हो रहा है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तानी इस्लाम ने एक डिफरेंट फॉर्म ले लिया है, क्योंकि हर आदमी का फॉर्म एक इंटरप्रिटेशन अलग है। वो अपनी उसने 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है, विच हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनके कंट्रोल में नहीं रह गया, क्योंकि ये जैश ए अदल ने 2013 में भी आपके ईरान के सोल्जर्स को मारा था, 2019 में भी मारा था। ये घटनाएं वो लगातार करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के कहने पे इजराइल या ईरान इतना मूर्ख है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या किसी और पे अटैक करेगा। मैं ये जरूर मान सकता हूं कि चूंकि उन्होंने इजराइल के कुछ सपोर्टेड जो वो थे नॉन स्टेट एक्टर्स, उसके ऊपर अटैक किया, और मामले को थोड़ा सा कलर डिफरेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम यही हरकत पाकिस्तान के साथ भी करें, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा टारगेट नहीं चुना, 2 लोगों को मारा मैंने सुना खाली। अगर वो चाहते तो बड़ी जगह डैमेज कर सकते थे, वो भी दिखा रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि ये अटैक इसराइल के अगेंस्ट में नहीं था, ये अटैक टेररिस्ट के, दे आर प्लेइंग द सेम गेम दैट इजराइल इज प्लेइंग इन द हमास, इन द पैलेस्टाइन। इजराइल कह रहा है हम पैलेस्टाइन से नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। तो इजराइल ने, ईरान भी कह रहा है ठीक है, हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके आतंकवादियों को मारेंगे। और उन्होंने इस बात को पुख्ता करने के लिए, आर्ग्यूमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके भी 2-3 आतंकवादियों को टपका दिया। मैंने सुना शायद बच्चे ही मरे, कोई आतंकवादी तो जी, बिल्कुल। मरा ही नहीं। 2 बच्चे मरे। 2 बच्चे मरे, तो फिर वो भी मतलब अब मैं नहीं समझता कि ईरान वाले भी, हालांकि है तो हमारे ही लोग, हमारा ही एक्सटेंशन है, तो कोई बहुत ज्यादा मैं उनसे वो एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि वो जो शराड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मकसद उनका था इजरायली उसको मारने का, वो पाकिस्तान पे अटैक करना चाहते थे नहीं। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया के कहने पे वो कोई फ्रंट सही, खोलेंगे, बिल्कुल, और नॉट बिल्कुल। पॉसिबल। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं कहता हूँ इज़राइल के साथ तो ठीक है, पाकिस्तान इज़राइल के कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, हम ये बात मानते हैं। लेकिन एक चीज़, इज़राइल के साथ ईरान का ही पड्डा लंबा है कि वो कहते हैं, मतलब धमकियाँ भी एक-दूसरे को देते हैं, बल्कि ईरान ही धमकियाँ देता है इज़राइल को। शायद सऊदी अरेबिया ने भी कभी नहीं इस तरह की दी, किसी और कंट्री ने भी नहीं दी, पाकिस्तान ने भी कभी नहीं दी, मतलब कि इज़राइल को हम ये कर देंगे, तो इज़राइल को हम वो कर देंगे। ये ईरान से ही ये सारी बातें होती हैं। तो सर, ये ड्रामा अगर उन्होंने करना है तो इज़राइल जाने और मतलब ईरान जाने, टेल अवीव और तेहरान आपस में जो मर्ज़ी करते रहे, मतलब पाकिस्तान के ऊपर। और फिर पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया है, इसके ऊपर थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा, दोनों इश्यूज़ पे बात करनी है। देखिए, तेल अवीव के ऊपर तो कर नहीं सकते ना, अमेरिका ने तो कह दिया तुम तेल अवीव पे अटैक करो, हम अपना अटैक मानेंगे। तो बस वो तो यही ऑप्शन ही खत्म कर दिया उन्होंने। उन्होंने फिर कहा चले पाकिस्तान में कर लेते हाँ, हैं। वो पाकिस्तान पे भी वो अटैक नहीं करना चाहते थे, अटैक वो वहीं करना चाहते थे। मगर चूंकि वो एक कलर देना चाहते हैं कि हमने आपके ऊपर नहीं अटैक किया, हमने टेररिस्ट पे अटैक किया। और अगर आपको टेररिस्ट पे अटैक करने का हुतियों पे अगर हक है, ये हुतीज के एक्शन के बाद आया ना उनका भाई। उन्होंने, हुँ, आपने हुतियों पे एक्शन किया, और हुती पे क्या एक्शन किया अमेरिका ने, कह के कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं और ये अटैक कर रहे हैं, इसलिए हम मार रहे हैं। वरना यमन के साथ तो अमेरिका की वॉर है नहीं, ठीक है ना। हुतीज के नाम पे उन्होंने अटैक किया। इन्होंने कहा आप अगर हुतियों के मारोगे, तो इन्होंने भी कुछ टेररिस्ट को मारा, उन्होंने कहा कि हम भी टेररिस्ट को मार रहे हैं, हम इजराइल पे अटैक नहीं कर रहे हैं। दे हुँ। प्लेड द सेम गेम, एंड इन ऑर्डर टू सेव देयर स्किन, उन्होंने एक शराड क्रिएट किया कि पाकिस्तान में भी अटैक कर दिया। पाकिस्तान मेयरली बिकेम विक्टिम। वरना किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान पाकिस्तान के साथ इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि आज जो अटैक हुआ है ईरान के अंदर, ईरान ने ये नहीं कहा कि हम सबक सिखाएंगे, बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। दिस स्पीक्स अ लॉट कि वो क्या हो रहा है वहां पे।
तो तो पॉइंट इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उन लोगों को सपोर्ट किया तो जाता है ना, मतलब वो तो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ईरान उसको सपोर्ट करता है फिर। सपोर्ट करना अलग चीज है और किसी को जगह देना ताकि आपके उसमें आर्म ट्विस्ट की जा सके एक अलग चीज है। जी। फिर जैशे अदले तो आपके यहाँ भी है ना, तो हम्म। आप फिर कैसे कह सकते हो? जैशे अदले जी। कोई पड़ोस में तो है नहीं, आपके यहाँ पे वो है, तो उन्होंने बलोच आर्मी को ले रखा है भाई, क्योंकि सही। वो वॉर नहीं करना चाहते इसीलिए पाल रहे हैं। अगर वॉर करना चाहते तो बलूच को नहीं पार करते, क्योंकि वो आपको एक चाहते हैं कि आपके साथ वॉर ना हो, तो आप जिस भाषा में बात कर रहे हो उस भाषा में वो बात कर रहे हैं कि तुम अगर जैशे अदल के थ्रू शियाओं को मरवाओगे तो हम भी फिर बलोच आर्मी को सियास्तान, चूंकि बलूच का जो एरिया है वो तो आप ईरान में भी काफी बड़ा पार्ट ऑफ बलूचिस्तान पड़ता है, सियास्तान और इसका वाला एरिया, उन्होंने कहा हम यहाँ पे देंगे कंट्रोल। तो आप देख लो, अगर आप अपने लोगों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो तो हम तो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करने में सक्षम हैं, और यहाँ पे भी बलूच का एक्सटेंशन है, हम इनको कहेंगे करो जो करना है करो। आखिर कुलभूषण, हमारा जो केस है, कुलभूषण जाधव को भी तो यहीं से पकड़ा गया था। जी। कुलभूषण जाधव को जो बिल्कुल। इन्होंने अगवा करवाया वो यहीं से उठवा के ले गए थे भाई, हमको हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है। तो पॉइंट ये है कि लड़ना नहीं चाहते इसीलिए बलोच आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ना चाहते तो वो उनको भी मारते और आकर के आपके अभी वेपन जो है वो क्रिएट करते। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी वॉर, ये आप लिख के रख लें। देयर इज ओनली गोइंग टू बी लो इंटेंसिटी नॉन स्टेट एक्टर्स का, ये जिसको आप चाहे तो, बिकॉज चूंकि वॉर हम यूज नहीं कर सकते, वॉर एज अ वर्ड इज ओनली यूज व्हेन बोथ द पार्टी, जब दोनों देश कॉन्फ्लिक्ट में दोनों पार्टी देश हों, सॉवरेन कंट्री हो, तभी आप वॉर का वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी जो चल रहा है, ना तो इजराइल हमास में वॉर हो रहा है क्योंकि वो हमास नॉन स्टेट एक्टर्स है, ना तो इजराइल और ईरान और पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान पे नहीं जैशे अदल पे अटैक किया है, और ना ही पाकिस्तान और ईरान में हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने भी ईरान पे नहीं बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी के कुछ पार्ट्स पे अटैक किया हुआ है। सो देयर इज नो वॉर, वॉर कहीं नहीं है। हाँ, वायलेंस जरूर हो रही है। अब इस वायलेंस को आप क्राइम कह लें, अब इस वायलेंस को आप लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कह लें, आप इसको नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कह लें, आप इसको टेररिज्म कह लें, आप इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह लें, आप इसको ट्रांसनेशनल क्राइम कह लें, ये आपकी विजडम पे छोड़ दिया, बट दिस इज नॉट अ वॉर। बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल वॉर होनी भी नहीं चाहिए। ईरान और इराक की 8 साल कहते हैं कि जंग चली, लाखों लोगों की जानें गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर इस तरह इराक और अमेरिका के दरमियान जो कुछ देखने को मिला, सीरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, या भी यूक्रेन रशिया की वॉर अगर चल रही है, या फिर हमास वर्सेस इजराइल चल रही है, तो दोनों तरफ उसका नुकसान हो रहा है और बराबर हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया की 4-5 जंगें हो चुकी हैं, इंडिया और चाइना की 3 जंगें हो चुकी हैं। तो नुकसान तो बहरहाल जंग में ये नहीं होता कि एक कहता है कि नहीं जी मेरा तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, मैं दूसरे का नुकसान करता रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि रोल प्ले करना, चीन जिस तरीके से मतलब उन्होंने स्टेप उठाने की कोशिश की है कि चाहे ईरान को भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान को भी कहा कि थोड़ा-सा कूल डाउन हो, शांत हो जाएँ। इस तरह की चीज़ें मेरे ख़्याल में इस रीजन में पहले बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, तो अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो ये मज़ीद खतरनाक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वॉर नहीं है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसकी जो डेफिनेशन है उन्होंने सही बताई, कि ये एक इस तरह की चीज़ है। मैंने कहा कि लार्ज स्केल पे इस लेवल पे कभी नहीं गए, छोटी-मोटी चीज़ें बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के, ईरान पाकिस्तान की ये चलती थी, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन्स और इस तरह की चीज़ें ये पहली दफ़ा हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हो चुकी है। खैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।